दिल से एक सपना देखा था, आज उसी सपने की शुरुआत हो रही है। बायोपिक जंक्शन के पहले वीडियो के जरिए मैं अपनी दिन रात की मेहनत और जज्बात आपके सामने रख रहा हूँ। आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे और अपना प्यार देंगे। तो दोस्तों, इन लोगों की डिमांड में चैनल का लोगो भी लॉन्च कर रहा हूँ। और अब चलते हैं बायोपिक जंक्शन में, जहाँ मिलेगी हरियाणा के गांव की एक स्टोरी। गांव का एक सीधा सा लड़का जो अपने मोटापे को कम करने के लिए हर रोज सुबह सुबह 15 किलोमीटर का सफर तय करके स्टेडियम तक जाता था। पढ़ाई में उसका मन तो कभी लगा ही नहीं, क्योंकि उसके सपने किताबों में नहीं खेल के मैदान में जीवित होते थे। इंग्लिश के शब्द सुनते ही जैसे उसके पैर थरथराने लगते थे। डर, शराब और बेचैनी सब एक साथ होने लगते थे। लेकिन एक दिन स्टेडियम के कोने में उसने कुछ सीनियर लड़कों को देखा, एक लंबी सी लकड़ी को जोर से हवा में उछालते हुए। उस पल उसके दिल में भी एक चिंगारी सी जगी। उसने सोचा, काश मैं भी इस लकड़ी को अपने हाथों में पकड़ूं, उसे इतनी शिद्दत से फेंकूं कि वो आसमान में एक रास्ता बना दे, नया रास्ता मेरी पहचान का। उस दिन उस लड़के ने सिर्फ एक लकड़ी नहीं देखी, उसने अपने सपने को एक नई दिशा मिलते हुए महसूस किया, एक जुनून जो उसके अंदर की हर कमी से बड़ा था। ये रास्ता आसान कहा था। उस दिन जिस लकड़ी ने उसके सपने जगाए थे, उसी ने उसे ठोकर भी देनी शुरू की। पहले दिन हाथ थे जो उसे संभाल नहीं पाए, दूसरे दिन लोग थे जो हंस दिए, ये क्या ही कर लेगा कहकर, और तीसरे दिन उसका अपना मन था जो थक कर कहने लगा, शायद इन मेरे बस का नहीं है। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने डिसाइड कर लिया था, चाहे लहू को पसीने में बदलना पड़ जाए, पर अब ये लकड़ी को आसमान की अनंत ऊंचाई तक उड़ा कर रहूंगा। हर सुबह सुबह उठना जब पूरा गांव सो रहा होता है, हर शाम गिरते हुए सूरज के साथ थक कर लौटना, लेकिन सपना अंधेरे से और रोशन होता जाता। हर बार जब उसने जैवलिन को हाथ में उठाया, उसने सिर्फ एक लकड़ी नहीं अपना देश उठाया। तो कौन जानता था कि गांव का एक सीधा लड़का जो सिर्फ अपना वजन कम करने आया था, एक दिन पोडियम की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़ा होगा। जिस मुल्क का नाम सुनते ही उसके रगों में बिजली सी दौड़ जाती थी, हिंदुस्तान, उस मुल्क का तिरंगा लहराएगा उसके हाथों में। और जब पूरा स्टेडियम जन गण मन से गूंज उठेगा तो हर आंख भर आएगी, क्योंकि उस दिन एक सपना पूरा होगा। वही लड़का जिसे कभी इंग्लिश से डर लगता था, आज दुनिया के हर मंच पर अपने भारत का नाम रोशन कर रहा है। वही लड़का जिसे कभी कोई नहीं जानता था, आज उसी को दुनिया गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया कहकर सलाम करती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने एक ऐसी कहानी लाया हूँ जो सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि हर उस सपने की है जो किसी छोटी जगह से निकलकर पूरे देश का गुरूर बन जाता है। बड़े गर्व के साथ, फक्र के साथ मैं आज आपके सामने हिंदुस्तान के एक चैंपियन एथलीट की जीवन यात्रा, एक इंस्पायरिंग जर्नी लेकर आया हूँ। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक जज्बा, एक मिसाल और एक सपना बन चुका है। और उस चैंपियन का नाम है नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के एक छोटे से गांव खांदरा में हुआ था। नीरज का परिवार एक संयुक्त किसान परिवार था, जहां नीरज अपने परिवार में सबसे बड़े बेटे हैं और उनकी 2 छोटी बहनें भी हैं। वे 19 सदस्यों के परिवार में पले बढ़े, जिसमें उनके 3 चाचा भी शामिल थे। पिता सतीश कुमार खेतों की मिट्टी से सोना उगाने में जुटे रहते और माँ सरोज देवी पूरे घर को अपनी ममता से संभालती थी। नीरज का बचपन बाकी बच्चों से कुछ अलग था। जब वह महज 11 साल के थे, तब उनका वजन करीब 80 किलो तक पहुंच गया था। उनकी इसी शारीरिक बनावट को लेकर गांव के बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे, ताने मारते थे, कभी हंसी का पात्र बनाकर तो कभी उपेक्षा का। लेकिन नीरज के माता पिता ने इन तानों को कमजोरी नहीं, एक मौका समझा। उन्होंने ठान लिया कि उनका बेटा खुद पर हंसने वालों को एक दिन गर्व से भर देगा।
नीरज बताते हैं उनके चाचा को भी स्पोर्ट्स और फिटनेस में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने ही उनका दाखिला पानीपत के एक जिम में करवाया था और यहीं से एक नई शुरुआत हुई, जहां नीरज ने न सिर्फ अपना शरीर गढ़ना शुरू किया बल्कि आत्मविश्वास की वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर उसने ओलंपिक जैसा मुश्किल सफर भी तय कर दिया। गांव में नीरज को एक दिलचस्प उपनाम से बुलाया जाता था, सरपंच। इसका कारण भी उतना ही अनोखा था। नीरज अक्सर सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर स्कूल या खेल के मैदान में दिखाई देते थे, जो उनके पहनावे को एक जिम्मेदार और समझदार नेता जैसा लुक देता था। यह नाम धीरे धीरे इतना मशहूर हो गया कि अब गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उन्हें उसी नाम से पुकारते थे। नीरज चोपड़ा की खेल यात्रा के साथ साथ उनकी शिक्षा का सफर भी कम प्रेरणादायक नहीं रहा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पानीपत के भारतीय विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल से शुरू की और उच्च माध्यमिक शिक्षा पंचकुला में रहकर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से पूरी की। खेल के प्रति उनका समर्पण इतना गहरा था कि पढ़ाई के साथ साथ तालमेल बैठाना आसान नहीं था, लेकिन नीरज ने कभी पढ़ाई को बोझ नहीं माना बल्कि इसे अपने व्यक्तित्व का जरूरी हिस्सा माना। 2021 में जब वे पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर चुके थे, तब उन्होंने जालंधर पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU में बैचलर ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया और अपनी डिग्री पूरी की। साल 2009 की बात है। नीरज चोपड़ा पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में जिम सेशन के बाद अक्सर कुछ लड़कों को भाला फेंकते हुए देखा करते थे। पहली बार जब उन्होंने भाले को हवा में जाते देखा तो मानो उन्हें अपना रास्ता मिल गया हो। यह खेल उन्हें किसी जादू की तरह खींचने लगा। उनकी इस स्वाभाविक रुचि और प्राकृतिक प्रतिभा पर जल्द ही अनुभवी जैवलिन थ्रोअर जयवीर चौधरी की नजर पड़ी। उन्होंने नीरज की काबिलियत को पहचाना और बिना देरी किए उसे प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। यही वह मोड़ था जहां नीरज की जैवलिन यात्रा वास्तव में शुरू हुई, एक साधारण बालक से ओलंपिक चैंपियन बनने की ओर। साल 2010 में जब नीरज महज 13 साल के थे तो उन्होंने पानीपत से अपना अगला कदम पंचकुला की ओर बढ़ाया। वहां उनका दाखिला ताऊ देमीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ, एक ऐसी जगह जो आगे चलकर उनके सपनों की प्रयोगशाला बन गई। हालांकि उस समय वहां कोई विशेष जैवलिन कोच उपलब्ध नहीं था, लेकिन नीरज ने हार नहीं मानी। उन्होंने वहीं मौजूद रनिंग कोच नसीम अहमद से अपना मार्गदर्शन लेना शुरू किया। भले वहाँ कोचिंग विशेषज्ञ जैवलिन के ना हो, लेकिन ट्रेनिंग का डिसिप्लिन, बॉडी मूवमेंट और बैलेंस जैसी बुनियादी चीजें उन्होंने वहीं से सीखी। जैवलिन थ्रो की तकनीक सीखने के लिए नीरज ने पारंपरिक संसाधनों से आगे बढ़कर आधुनिक तरीकों का सहारा लिया। वे और उनके साथी परमिंदर सिंह अक्सर इंटरनेट पर चेक गणराज्य के महान जैवलिन थ्रोअर जॉन जेलेजनी के वीडियो देखा करते थे। वे जेलेजनी की तकनीक, रन अप, बॉडी मूवमेंट और थ्रो की टाइमिंग को समझते, बार बार वीडियो रोकते और मैदान में जाकर उसी शैली की नकल करने की कोशिश भी करते थे। उनके लिए वह वीडियो किसी कोच से कम नहीं था। शुरुआत में नीरज लगभग 40 से 55 मीटर तक भाला फेंकते थे। यह रेंज उनके लिए बेहद प्रभावशाली मानी जाती थी, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई औपचारिक या प्रोफेशनल जैवलिन कोचिंग नहीं ली थी। धीरे धीरे अभ्यास और स्वावलोकन से उन्होंने अपनी दूरी में निरंतर सुधार किया। उनका समर्पण इतना गहरा था कि थोड़े ही समय में उन्होंने 60 मीटर से भी आगे फेंकना शुरू कर दिया। साल 2012 में लखनऊ में नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 68.40 मीटर का थ्रो किया और राष्ट्रीय मंच पर नीरज ने पहला गोल्ड अपने नाम किया और राष्ट्रीय जूनियर रिकॉर्ड भी बनाया। यह उपलब्धि नीरज के लिए पहला बड़ा मोड़ थी, जिसने उनके भीतर के चैंपियन को पहचाना और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनाई। साल 2013 में नीरज की पहली विदेश यात्रा थी और पहली अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा भी थी।
नीरज को इंडिया से यूक्रेन जाना था और वहां वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लेना था, जिसमें नीरज ने 66.75 मीटर का थ्रो किया। हालांकि उनका स्थान 19वां था। भले ही परिणाम औसत रहा, लेकिन यह अनुभव नीरज के लिए कुछ बड़ा सीखने का अवसर बना। उसके बाद साल 2014 में नीरज बैंकॉक थाईलैंड गए, यूथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उसी वर्ष उन्होंने सीनियर नेशनल्स में भी भाग लिया और 70 मीटर से अधिक थ्रो कर पहली बार खुद को सीनियर स्तर पर साबित किया। साल 2015 में नीरज ने रफ्तार पकड़ी, कई रिकॉर्ड अपने नाम किए और रिकॉर्ड तोड़े भी। यह साल उनके लिए सीख और परफॉर्मेंस का मेल था, जहां थ्रो की दूरी बढ़ रही थी और अनुभव भी। साल 2016 में भी रिकॉर्ड्स की बारिश जारी थी। विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप पोलैंड में 86.48 मीटर का थ्रो किया और गोल्ड जीता और विश्व जूनियर रिकॉर्ड भी बनाया, जो अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है। यह प्रदर्शन रियो ओलंपिक 2016 के लिए क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन दुर्भाग्यवश क्वालिफिकेशन विंडो पहले ही बंद हो चुकी थी, जिससे वे 2016 में ओलंपिक में भाग नहीं ले सके। साल 2016 नीरज चोपड़ा की करियर का वह मुकाम था जब उन्होंने सिर्फ खेल के मैदान में नहीं बल्कि देश सेवा के क्षेत्र में भी कदम रखा। साउथ एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन, 82.23 मीटर थ्रो और गोल्ड मेडल के आधार पर नीरज को भारतीय सेना में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया। उन्हें सेना की प्रतिष्ठित राजपूताना राइफल्स में शामिल किया गया और फिर मिशन ओलंपिक विंग के तहत उन्हें पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ASI में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए चुना गया। यह नियुक्ति उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह एक टर्निंग पॉइंट था। सेना में शामिल होने के बाद उन्हें बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं मिली, अनुभवी जैवलिन थ्रोअर्स और कोचों के साथ अभ्यास का अवसर मिला। डिसिप्लिन और अनुशासन जिसने उनके व्यक्तित्व को और निखारा। इन सुविधाओं और माहौल ने नीरज के अंदर आत्मविश्वास की एक नई चमक भर दी। अब वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि देश के लिए समर्पित योद्धा भी बन चुके थे। उसके बाद नीरज ने लगातार कई मेडल्स जीते, जैसे एशियन ग्रैंड प्रिक्स, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और भी कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज अपने नाम किए। उनकी लगातार उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने 2018 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। 2018 में एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद नीरज हर किसी के दिल में अपनी जगह बना चुके थे। अब उनका नया लक्ष्य था 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक ट्रेनिंग के दौरान जब नीरज ने अपना यूजुअल जेवलिन थ्रो किया तो उनकी कोहनी में एक तीखा सा दर्द उठा, जैसे किसी ने अंदर से कुछ खींच लिया हो। उसके बाद उन्होंने मेडिकल टेस्ट करवाया। डॉक्टर्स ने कहा एल्बो लिगामेंट टियर है, सर्जरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर नीरज का दिल टूटा। 2020 ओलंपिक्स बस एक साल दूर थे, हर एक एथलीट के सपने का मंच, और नीरज को उस सपने से दूर रहना पड़ सकता था। उसके बाद भारत के ही एक शहर मुंबई में मई 2019 में नीरज के राइट एल्बो से बोन फ्रेगमेंट्स हटाने के लिए ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी की गई। यह सर्जरी मुंबई के फेमस कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में वहां के स्पेशलिस्ट ऑर्थो सर्जन डॉक्टर दिनसा पार्डीवाला ने किया था। उस वक्त उनके हाथों में न जेवलिन था न ट्रेनिंग का जुनून, सिर्फ एक हॉस्पिटल का कमरा, एक बैंडेज्ड हाथ और एक सवाल, क्या मैं वापस आ पाऊंगा? लेकिन नीरज ने हिम्मत नहीं हारी। सर्जरी के बाद शुरू हुआ रिहैब का सफर। दिन भर की फिजियोथेरेपी, छोटी छोटी जीत जैसे हाथ को फिर से सीधा कर पाना या धीरे धीरे डंबल उठाना, हर कदम नीरज के लिए एक नई जीत थी।
नीरज ने तब कहा था, चोट ने मुझे रोक दिया लेकिन उसने मुझे मजबूत भी बना दिया। नीरज चोपड़ा सर्जरी के बाद वापस आ रहे थे। कोहनी ठीक हो चुकी थी, जिस्म फिर से मजबूत हो रहा था। बस एक लक्ष्य था, टोक्यो ओलंपिक्स। लेकिन किस्मत फिर से एक और इम्तिहान लेकर आई जब दुनिया रुक गई। मार्च 2020 में कोविड-19 ने दुनिया को रोक दिया। लॉकडाउन्स लग गए। ओलंपिक्स को पहली बार एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। अब ओलंपिक्स 2020 में नहीं 2021 में होंगे। ये खबर दुनिया के लिए एक शौक थी, लेकिन नीरज के लिए एक मौका था। एक साल और मिल गया था। नीरज ने घर में ही अकेले ट्रेनिंग शुरू की। रेजिस्टेंस बैंड्स, वेट ट्रेनिंग, रनिंग। बिना ग्राउंड के भी वो ग्राउंड जीतने का जज्बा रखते थे, लेकिन ये सब काफी नहीं था। ओलंपिक्स से पहले वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग जरूरी थी। प्लान था यूरोप जाके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलना और अपनी तैयारी को परखना, लेकिन वीजा ही नहीं मिल रहा था। कोविड प्रोटोकॉल्स, लॉकडाउन, पेपर वर्क, सब कुछ नीरज के रास्ते में दीवार बन गए थे। दिन बीत रहे थे, ओलंपिक्स पास आ रहे थे और नीरज सिर्फ इंतजार कर रहे थे। एक वक्त आया जब लगने लगा शायद इस बार भी किस्मत रोक देगी, लेकिन फिर आखिरी वक्त पे वीजा मिला। यूरोप में जाके नीरज ने कुछ कॉम्पिटिशन्स खेले, अपना फॉर्म दिखाया, कॉन्फिडेंस बनाया। उनका थ्रो वापस उसी स्पीड और शक्ति से भर गया था। उसके बाद वो रात आती है जिसका नीरज को था इंतजार। अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स। नीरज गोल्ड मेडल मिलता तो एक दिन है, पर चैंपियन बनता है हर दिन मेहनत से। नीरज चोपड़ा इस देश का असली सोना है। जय हिंद।